स्वागत है सर्वोदय क्लासेज कुचामन सिटी में। मैं हूं विके शर्मा और विद्यार्थियों कल हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे, जरूर आपने देखा होगा उनको और अपना रिस्पॉन्स अगर आप शेयर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज हम जो पढ़ रहे विद्यार्थियों वो हम पढ़ने वाले हैं आज संघ सरकार। आज की हमारी क्लास लंबी होगी तो जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसे पूरा देखें तो ही उन्हें कुछ फायदा मिल पाएगा। तो देखिए, संघ सरकार की हम बात करते हैं तो संघ या केंद्र की सरकार विद्यार्थियों संविधान के भाग 5 में है। पॉइंट नंबर 1, संघ सरकार भाग 5 में है और ये आर्टिकल 52 से 151 तक। और संघ सरकार के अंतर्गत विद्यार्थियों हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस संघ सरकार के अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगी विधायिका, संघ की विधायिका अर्थात संसद। और आप सब जानते होंगे संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग राष्ट्रपति होता है, दूसरा अंग लोकसभा रख देते हैं और तीसरा अंग राज्यसभा रख देते हैं। तो पहले तो इसमें विधायिका पढ़ेंगे संघ की सरकार में। दूसरा इसमें पढ़ेंगे विद्यार्थियों कार्यपालिका। कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और साथ साथ में हम यहां पढ़ेंगे महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। फिर इसका तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा न्यायपालिका का। और न्यायपालिका में हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं इसी में केग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इस तरह से संघ सरकार के 3 अलग अलग हम पार्ट कर रहे हैं और ये जितने भी टॉपिक बोर्ड पे लिखे हैं इन सभी टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे और काफी गहराई से पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी अपना लेवल अप करना चाहता है वो इन क्लासों को रेगुलर ले, क्योंकि लेवल अप करोगे तो ही कंपटीशन में अब टिक पाओगे विद्यार्थियों। अब इजी का जमाना गया, ठीक है। तो आज का मेरा जो विद्यार्थियों टॉपिक रहेगा ये है हमारा राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे आज हम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए राष्ट्रपति पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति। कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत आती है राष्ट्रपति के आर्टिकल याद रखने में, तो मैं आज आपको जो मैंने खुद बनाया था एक फॉर्मूला वो आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो ना मत कीजिए। तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो आर्टिकल होते हैं, मुख्य मुख्य जो आर्टिकल होते हैं विद्यार्थियों, ये 52 से लेकर 62 तक जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति के आर्टिकल समाप्त हो गए हैं। राष्ट्रपति के और भी कई आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 72 आ जाएगा, आर्टिकल 123 आ जाएगा, आर्टिकल 143 आ जाएगा। वो सभी राष्ट्रपति से बिलोंग करते हैं। लेकिन मुख्य मुख्य जो आर्टिकल है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का कार्यकाल, योग्यताएं, इन सब के बारे में जो हम बात करेंगे वो 52 से 62 तक करते हैं। अब 52 से लेकर 62 तक के जो 11 आर्टिकल है, इन 11 आर्टिकल को हम कैसे याद रखें कि कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति की किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, कौन से मुद्दे से जुड़ा हुआ है। तो मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं और आप देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं आज राष्ट्रपति। पहले मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूं, और राष्ट्रपति की स्पेलिंग आपको सबको आती होगी, PRESIDENT। और हम कहां का प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं? भारत का पढ़ रहे हैं। तो चलिए IND, वो मैंने 2 एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 11 ही है और इसमें जो लेटर लिख रहे हैं वो 12 हो रहे थे, तो हमने उन दोनों को कर दिया एकीकरण। तो देखो, प्रेसिडेंट इंडिया, तो 52 से लेकर 52, 53, 54, 55, 56, इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और ये आ गए अपने आर्टिकल 62 तक। प्रेसिडेंट इंडिया 52 से लेकर 62 तक। अब इन प्रत्येक लेटर में
उसी आर्टिकल की मूल भावना भी छुपी हुई है। पता करते हैं मूल भावना क्या छुपी हुई है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला विद्यार्थियों, पीछे में बना रहा हूं पोस्टिंग। पोस्टिंग या पोस्ट अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये तो बता रहा है पोस्टिंग यानी पद को। इसके बाद जो आर है ये कहता है भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो देश का राष्ट्राध्यक्ष भी होगा, अर्थात आर बताएगा कि भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा। ई से बन जाता है इलेक्शन, अर्थात 54 में आ जाती है राष्ट्रपति की निर्वाचन। फिर 55 यहां पर आया है एस से बन जाएगा सिलेक्शन प्रोसेसिंग, अर्थात राष्ट्रपति की चुनाव की यहां आ जाती है विद्यार्थियों प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, और वो प्रक्रिया होती है एकल मत संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अभी वैसे मैं सारे आर्टिकल को पूरा अच्छे से भी पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो एस में आ जाएगी सिलेक्शन की प्रोसेसिंग। इसके बाद देखो 56 है आई, और आपको अंग्रेजी में कई विद्यार्थियों ने देखा होगा, कुछ विद्यार्थियों अंग्रेजी कमजोर होती है, उन्हें भी मैं बता दूं। इन ऑफिस का अर्थ होता है विद्यार्थियों कार्यकाल। तो आर्टिकल 56 में क्या आ जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर आता है अनुच्छेद 57 डी का अर्थ को मैं अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कर दूं दोबारा। डी से बना दोबारा, इसका अर्थ है कि कोई भी चुना हुआ राष्ट्रपति दोबारा कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो सकता है, यानी दोबारा निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। इसके बाद आता है ई, और ई से बनती है इलिजिबिलिटी। इलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता, तो ई से बन जाएगी योग्यता। फिर आता है विद्यार्थियों एन, तो एन में दो चीजें छुपाई हुई, देखो एक तो है एन से जुड़ा हुआ नेवर, एक एन में छुपा हुआ है नो, नोट। देखो इस तरह से समझना है, एक तो एन से बनाएंगे नेवर, एक एन से बनाएंगे नोट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 59 में एन आ रहा है वो दो चीजों के बारे में आपको बात बताएगा, और वो ये बताएगा कि राष्ट्रपति कभी नहीं हो सकता, नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, एमएलए कभी नहीं हो सकता, एमपी कभी नहीं हो सकता, मंत्री। दूसरा इसी 59 में आया नोट। ये जो नोट है, ये नोट वो नहीं है जो हम रोज लगाते हैं नोट, ये नोट है अपना रोकड़ा। नोट यानी यहां आ जाता है राष्ट्रपति का वेतन एन में। इसके बाद टी आया है, और ध्यान दीजिएगा टी होता है उसको, देखो अगर अंग्रेजी में लिखूं मैं OATH ओथ, या मैं हिंदी में लिखूं शपथ, तो देखो यहां थ आ रहा है, यहां थ आ रहा है, और दोनों जगह टी का योगदान जरूर रहेगा। थ लिखने के लिए टी जरूर चाहिए। तो जो लास्ट वाला जो टी है ये बताता है शपथ को, शपथ। तो आर्टिकल बन गए 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। इसके बाद 61 और 62 की बात करते हैं। तो 61, 62 यहां देखिए आप नीचे, देखो 61 जो है उसके लिए हमने लिखा है आई, और आगे वाले के लिखा एनडी। तो 61 और 62, तो मैं आपको बता दूं महाभियोग को अंग्रेजी में इंपीचमेंट कहा जाता है। INPECHMENT, इंपीचमेंट यानी महाभियोग। तो आई में क्या आया, महाभियोग। 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा, और 62 में हमने दो शब्द एक साथ लिखे हैं जिसका मतलब है एन, और डी का अर्थ है नया दावेदार, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का, नए दावेदार का चुनाव करवा लेना चाहिए। तो इस तरह से प्रेसिडेंट इंडिया जो हम लिखते हैं उसी में उसके सारे आर्टिकल को अच्छे से याद रखा जा सकता है। उम्मीद करूं ये तरीका आपको पसंद आया होगा, और फिर भी अगर कुछ कम समझ में आया तो आप मुझे पूछना। तो देखिए विद्यार्थियों, ये तो हुई हमारे आर्टिकल की बात। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, और वो बता नहीं रहा हूं मैं, अब हम पढ़ने वाले विस्तार से। हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति को। तो मुझे बताइए कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का होता है, या फिर वो
वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति करता है? तो उम्मीद है आपका उत्तर होगा कि नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान भारत का राष्ट्रपति शक्तिशाली नहीं होता है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और भारत में शक्ति का जो केंद्र है वो संसद है, जहां चुने हुए प्रतिनिधि जनता द्वारा भेजे जाते हैं और वही वास्तविक शक्तियों का, चाहे वो विधायिका से संबंधित हो, कार्यपालिका से संबंधित हो, वित्त से संबंधित हो या न्याय से संबंधित हो, उन सब पर नियंत्रण रखने का काम संसद देश की करती है। तो राष्ट्रपति जो है विद्यार्थियों, इसको मैं एक एक आर्टिकल अच्छे से समझा दूं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सबसे पहले देखो अनुच्छेद 52 में तो आ जाता है राष्ट्रपति का पद। इसके बाद आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के साथ मिलकर, मंत्री परिषद के साथ मिलकर देश का शासन चलाएगा। तो देश का शासन चलाने की जो पावर दी थी संविधान ने, वो राष्ट्रपति को दी। लेकिन विद्यार्थियों एक चीज आप याद रखेंगे, जो मंत्री परिषद के साथ मिलकर शासन चलाने की बात कहता है आर्टिकल 53, वो आर्टिकल 74 के द्वारा मूल भावना खो बैठता है। कैसे? आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, तो वहां जाके वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन 53 में उन्हें शक्तिशाली बनाया गया है कि वो देश का शासन चलाएंगे। और जब देश का शासन चलाएंगे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा। तो अभी हमने आर्टिकल पढ़े थे, अनुच्छेद आर से बन गया राष्ट्राध्यक्ष। फिर आता है अनुच्छेद 54 और 54 में आता है विद्यार्थियों राष्ट्रपति का निर्वाचन। याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और ये जो निर्वाचन है इसमें भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं, चलिए जरा उन पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। तो चलिए मैं अनुच्छेद 54 को अच्छे से समझा दूं आपको। अनुच्छेद 54, इसमें आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन में पहले बनाते हैं निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में 3 पार्ट होते हैं, जिनमें पहले को हम रखते हैं लोकसभा, दूसरे में हम रखेंगे राज्यसभा और तीसरे को रखते हैं राज्यों की विधान सभा। अर्थात राष्ट्रपति को वोट देने वाले जो सदस्य हैं वो इन 3 सदनों से आएंगे। कौन कौन से आएंगे? सभी तीनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट कर पाएंगे। याद रखिए, राष्ट्रपति को कौन कौन वोट नहीं करता है? तो सबसे पहले तो जनता सीधा वोट नहीं कर रही है। विधानसभाओं के सदस्य जिन्हें हम एमएलए कहते हैं वो वोट करेंगे। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जिन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो वोट करेंगे। लेकिन इन तीनों सदनों में निर्वाचित के अलावा कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं विद्यार्थियों। और याद रखिए, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं करते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, अभी हाल ही में नया संशोधन रखा गया है संसद में और एंग्लो इंडियन मनोनयन की जो प्रक्रिया है उसे समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अभी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे वो वोट नहीं करते थे, राज्यसभा के 12 सदस्य वो वोट नहीं करते, और विधानसभाओं में भी राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन को, तो वो भी वोट नहीं कर सकता। तो 3 सदन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और ये जो निर्वाचन है इसमें प्रत्येक एक सदस्य का मत मूल्य भी बनाया जाता है विद्यार्थियों, मत का मूल्य। तो अगर किसी एमएलए का मत मूल्य बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए क्या किया जाता है, उस राज्य की जनसंख्या
उस राज्य की जनसंख्या में उसकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका भाग लगाते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग लगाते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है उसमें फिर 1000 का भाग लगाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, राजस्थान के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति का निर्वाचन 1971 की जनगणना के आधार पर ही हो रहा है, तो वही मत मूल्य अभी तक प्रचलित है और 2026 तक ही रहेगा। इसके बाद इनमें बदलाव किया जा सकता है। तो 1971 की जनगणना के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की जनसंख्या उस समय 2,58,00,000 थी लगभग। ठीक है, 2,58,00,000 राजस्थान में लोग थे 1971 में, और राजस्थान में उस समय सीटें थी 200। तो चलिए सीधा भाग लग गया, 2 जीरो कैंसिल हो गए। इसके बाद अगर 1000 का भाग और लगाएंगे तो 1000 का भाग लगाने का अर्थ है कि मैं इसे गुणे में बदल के 1/1000 कर दूं, यानी 1/1000 कर दूं। ऐसा करने से फिर 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 का भाग 258 में जाएगा 129 बार। तो देखिए राजस्थान का एक एमएलए 129 लोगों का नेतृत्व कर रहा है, यानी उसका एक मत का मूल्य 129 के बराबर है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है एमएलए के मत मूल्य निकालने की, फिर यहां एक सवाल आ रहा है दिमाग में कि भारत में सबसे अधिक मत मूल्य किस राज्य का होगा? तो वो राज्य है यूपी, क्योंकि यूपी की आबादी ज्यादा, वहां पर सीटें भी ज्यादा, तो वहां का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में बनता है 208। और सबसे कम जो बनता है, ये सबसे ज्यादा बन रहा है, और जो सबसे कम बन रहा है वो बन रहा है विद्यार्थियों सिक्किम का, और सिक्किम का है विद्यार्थियों केवल 7। तो इस तरह से ये होता है एक एमएलए का मत मूल्य। अब बनाते हैं एक एमपी का मत मूल्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मत मूल्य कैसे बनेगा? उसके लिए क्या किया जाता है, एमपी का मत मूल्य बना रहे हैं, एमपी का मत मूल्य। तो इसमें आएगा राज्यों की जितनी भी विधानसभाएं हैं, राज्यों की, या इस तरह से ना लिख के आप ज्यादा बेहतर होगा, समस्त विधानसभाओं के कुल मत मूल्य। जितने भी भारत की जो विधानसभाएं हैं जिनकी संख्या 31 है, समस्त विधानसभाओं की कुल मत मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य का यहां पर जब भाग लगाया जाता है विद्यार्थियों, तो बनेगा एक एमपी का मत मूल्य। और अभी एक एमपी का मत मूल्य चल रहा है विद्यार्थियों 708। एमपी का मत मूल्य 708। ठीक है, तो इस तरह से तो होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और उसके एक मत मूल्य की गणना। इससे आगे जब बढ़ेंगे विद्यार्थियों तो आएगा अनुच्छेद 55, और 55 की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल मत संक्रमणीय प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। और इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र कहां गया भारत को? अनुच्छेद 55 में, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा वही देश गणतंत्र होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, ये कई विद्यार्थियों के समझ में नहीं आया होगा आज तक। थोड़ा मैं इसे क्लियर कर देता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है और कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले तो आप याद रखिए, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी चुनाव चिन्ह, या हम बात करते हैं पार्टी की, तो कोई पार्टी नहीं होगी। इसमें तो चुनाव में भाग लेने वाला जो सदस्य है, जिसे हम कह सकते हैं मतदाता, तो मान लीजिए कि आपके क्षेत्र का एमएलए वोट करना चाहता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा
तो इन कैंडिडेट की हम क्या मान लेते हैं, माना कि 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं ABCD, और हर एमएलए एकल मत संक्रमणीय यानी क्रम से, संक्रमणीय शब्द है ये, क्रम से बना हुआ है, क्रम से वोट करेगा। जैसे मान लीजिए वो अपना एक उम्मीदवार रखता है कि साहब मैं डी को 1 नंबर पे रखना चाहता हूं, फिर ए को, फिर सी को, और सबसे लास्ट में बी को। तो इस तरह से वो सभी चारों को वोट करेगा, वरीयता के आधार पर वोट करेगा। तो ये तो पद्धति हुई संक्रमणीय प्रणाली। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हुआ कि अभी ने कहा था कि राजस्थान का एक एमएलए 129 लोगों के बराबर है, ऐसे मान लें। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एक एमएलए कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक एमपी कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो पद्धति होगी आनुपातिक पद्धति। तो ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इस प्रोसेस से कंप्लीट किया जाता है, और ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56, और 56 में हमने अभी लिखा था, देखो आप वापस इस प्रेसिडेंट की स्पेलिंग को लिखेंगे तो आई आएगा, और आई का अर्थ है इन ऑफिस। इन ऑफिस का मतलब हुआ कार्यकाल, कि वो कितने समय तक काम करेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सब जानते हैं विद्यार्थियों, ये 5 वर्ष होता है। और अब आपको एक छोटी सी जानकारी और दूंगा मैं। देखिए, इमेजिन करते हैं आपके क्षेत्र का एमएलए और ये भारत के राष्ट्रपति, दोनों का निर्वाचन जब होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कार्यकाल 5 वर्ष होगा, आपके एमएलए का भी और राष्ट्रपति का भी। लेकिन दोनों में एक मुख्य अंतर हम समझना चाहते हैं, वो क्या है। इमेजिन करते हैं कि आपका जो क्षेत्र का एमएलए है ये 3 वर्ष बाद किसी भी रीजन से सीट खाली कर देता है, बर्खास्त हो जाता है, इस्तीफा दे देता है, या मृत्यु हो जाती है, कोई भी ऐसा कोई रीजन हो सकता है कि 3 साल बाद आपके एमएलए की सीट खाली होगी। तो याद रखिए, जब दोबारा चुनाव होगा, जिसे हम उपचुनाव कहेंगे विद्यार्थियों, वो उपचुनाव शेष समय के लिए किया जाएगा। पहले वाले ने 3 वर्ष भर दिए तो आगे वाला केवल 2 वर्ष तक ही काम करेगा। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। अगर हमारे राष्ट्रपति, इमेजिन करें कि 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, कोई भी रीजन हो गया, तो 2 साल बाद अगर वो पद छोड़ रहे हैं और जब नया राष्ट्रपति का वहां चुनाव करवाना ही पड़ा गया, तो नया राष्ट्रपति जब चुना जाएगा तो विद्यार्थियों बराबर पूरे 5 साल के लिए काम करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि 2 साल पहले वाले के भर लो और 3 साल के लिए नया राष्ट्रपति बना दो, जबकि यहां ऐसा किया जा रहा है। 3 वर्ष के लिए एमएलए काम करता है, फिर चला जाएगा, तो शेष एमएलए जो आएगा वो 2 वर्ष के लिए काम करेगा, शेष कार्यकाल के लिए। लेकिन जब भी राष्ट्रपति चुना जाएगा पूरे 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। ये थोड़ा सा अंतर करेंगे। अनुच्छेद 56 में लिखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इससे पहले अगर राष्ट्रपति इस्तीफा भी देना चाहे तो वो इस्तीफा दे पाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में आएगा कि कोई अगर व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पे हैं और उनका कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है तो वो पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है। और कितनी बार रखता है इसके लिए संविधान मौन है। तो अगर कोई ये सवाल पूछे कोई व्यक्ति भारत का कुल कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम कह सकते हैं कितनी भी बार बन सकता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार के लिए ही बन सकता है, लेकिन भारत में ये मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है। अनुच्छेद 57 के बाद 58, अनुच्छेद 58 में आती है इलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता। तो भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात करेंगे।